आप सब जानते हैं कि 19वीं दिसंबर हमारे दमन दीव का मुक्ति दिन है। 19 दिसंबर 1961 के दिन गोवा दमन दीव संयुक्त रूप से आजाद हुए थे। 60 साल पहले 19 दिसंबर के दिन ही दमन दीव और गोवा एक संयुक्त रूप से पुर्तगालियों की लंबी गुलामियों के बाद आजाद हुआ था। तो इस मुक्ति दिन के अवसर पर दमन दीव और गोवा की सारी जनता को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो हमें आज़ादी मिली है उस आज़ादी के महत्व को समझे और गुलामी की जंजीरों से बाहर निकले। आप सबको लगेगा कि कैसी गुलामी की जंजीर, तो मुझे ऐसा लगता है कि 450 सालों की गुलामी आज तक हमारे दमन दीव और दादरा नगर हवेली के लोगों के मानसिकता से गई नहीं है। फर्क इतना ही हुआ है कि पहले हम पे गोरे राज करते थे और आज हम पे काले और भूरे राज कर रहे हैं। शहीद भगत सिंह जी ने कहा था, जब शहीद भगत सिंह जी पार्लियामेंट में उस समय एक बॉम्ब डालने के लिए उन लोगों ने एक विचार किया कि बहरी अंग्रेज सल्तनत को कैसे जगाया जाए, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि ये बॉम्ब ऐसा बॉम्ब हो जो किसी को नुकसान ना करे पर अंग्रेज शासन को पता चल जाए कि यहाँ की आवाम जाग चुकी है। तब एक बॉम्ब डालने की स्थिति में उन लोगों ने एक पूरा प्लान बनाया और जब भगत सिंह जी वो प्लान बनाकर सुखदेव राजगुरु के साथ एक टीम बनाकर जाने की तैयारी करते हैं और गंभीर सोच में एक जगह पे एक चित होकर बैठ जाते हैं, तो वो एक चित होकर जब बैठते हैं तब सुखदेव कहते हैं, क्या भगत डर गया? भगत सिंह घबरा गया कि कल को हम बॉम्ब डालेंगे और हमें फांसी की सजा होगी। तब भगत सिंह जी ने कहा था कि मेरे दोस्त, ना भगत कभी डरा है ना कभी भगत डरेगा, पर आज मैं इस एक बात से बहुत दुखी हूं और मैं उस बात को सोच सोच कर घबरा रहा हूं मनोमन। तो सुखदेव जी ने कहा था कि क्या आपको डर सता रहा है? तो उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों से तो हम लड़ लेंगे, आज तो एक भगत सिंह भी काफी है, मगर कल को ये अंग्रेज चले जाएंगे और कल हमारे देशवासी काले अंग्रेज बनकर हमारे लोगों पर शासन करेंगे। कुछ मुट्ठी पर लोग मनी पावर और मसल्स पावर पर हमारे देश पर शासन करेंगे और हमारी भोली भाली कमजोर जनता पर ये लोग राज शासन ऐसा करेंगे कि तब एक भगत सिंह उनको बचा नहीं पाएगा। हर घर में भगत सिंह होना जरूरी होगा और आज वही हो रहा है। काले अंग्रेजों ने हम पर ऐसा शासन डाला है कि आज हमें बुरे अंग्रेज अच्छे लगने लगे हैं। ऐसी स्थिति आज हमारे दमन दीव और दादरा नगर हवेली की प्रदेश की हो चुकी है। आज हर एक बंदे से मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे आजादी के 60 साल बीत जाने के बाद भी क्या हम लोग आजाद हैं? आप अपने हृदय पर हाथ रखिए, हाथ पर हाथ रखिए और पूछिए अपने मन को, क्या हम आजाद हैं? आज हमारे दमन दीव के लोग कहते हैं, आज आखिरी 4 सालों में जिस प्रकार से प्रशासन हम पर हावी हुआ है, जिस प्रकार से शासन किया जा रहा है, जिस प्रकार प्रशासन हम पर दमन कर रहा है, जिस प्रकार से मनमानी तहत हमारे प्रशासन ने हम पर शासन करना शुरू किया है, प्रशासन की ऐसी ही कार्य पद्धति से लोग दुखी और आहत हो रहे हैं। और आज प्रशासन की वजह से आज लोग खुलेआम कहने लगे हैं कि इस प्रशासन से तो हमारे पुर्तगाली अच्छे थे। क्या आपको लगता है कि दमन दीव में लोकशाही जीवित है? कैसे हम माने कि दमन में लोकशाही है? हम कैसे माने कि दमन में लोकशाही प्रणाली चल रही है? दमन में कैसे लोकशाही की स्थापना हुई है? लास्ट 4 सालों से हम देख रहे हैं कि यहां पर हर एक सत्ता पर, वो छोटी सत्ता हो या बड़ी सत्ता हो, सब पर प्रशासन का कब्जा है। ग्राम पंचायतों में सेक्रेटरी का कब्जा है, जिला पंचायत में सीओ का सत्ता है, नगर पालिका में सीओ की सत्ता है। जो दानिश और आईएएस आईपीएस में से कोई दानिश को बिठा देते हैं वो उनकी सत्ता हो जाती है। ग्राम पंचायत के सदस्य को तो छोड़िए, सांसद तक को कठपुतली बनाया गया है। गुजराती में कहवाय कि शोभाना गाठिया, आज सब कठपुतली बन गए हैं। पंचायतें, जिला पंचायत, नगर पालिकाएं, सारी स्वराज्य संस्थाएं बिना नख के वाघ जैसी हो गई है।
बिना दांत के हाथी जैसी हो गई, पावरलेस, किसी के पास कोई पावर नहीं, सारी सत्ता प्रशासन के अधिकारियों के पास। बार बार चुने हुए प्रतिनिधियों का अपमान किया जाता है, बार बार, एक बार नहीं, बार बार चुने हुए प्रतिनिधियों का अपमान होता है। चुने हुए प्रतिनिधि ही नहीं, समाज के आगेवान, होटल वाले, बिजनेस वाले, फैक्ट्री वाले, समाज के हर एक आगेवान को प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी अपमानित करते हैं। मन घड़त, मन मर्जी में आए वैसा कानून बनाया जाता है। कानून बनाने से पहले किसी की क्रिया नहीं ली जाती, किसी से पूछा नहीं जाता। बस प्रशासन को रात को विचार आया कि ये थोप देना है, तो वैसा रूल्स, रेगुलेशन, अमेंडमेंट, ड्राफ्ट वगैरह तैयार किया जाता है, लोगों पे थोप दिया जाता है। किसी की राय की जरूरत नहीं है, बस औपचारिकताएं करनी है, बस औपचारिकताएं। आप देख लीजिए हाउस टैक्सेस का, आप देख लीजिए रिबन डेवलपमेंट का, आप देख लीजिए वो सीआरजेड का। लोगों के घर, दुकान, मकान तोड़ फोड़ करके साफ, होटल वाले, फैक्ट्री वाले सब रो रहे हैं। छोटे से छोटा व्यापारी, धंधादारी, लारी गल्ला वाला हो, टपरी वाला हो, या फिर वो फैक्ट्री वाला या होटल जैसा, सबका सत्यानाश। और कहा जा रहा है विकास, विकास विकास करके सबका सत्यानाश हो रहा है। पर प्रदेश में बोलने वाला कोई जनप्रतिनिधि नहीं, कोई आगेवान नहीं कि जो हक और अधिकार के लिए बोले भी कैसे? बोलने जाए तो कानून की छड़ी तैयार, दादागिरी पे उतर आए प्रशासन, फुल दादागिरी, और सबने अपना सद्भाग्य समझकर उनकी दादागिरी को सहने का मन बना लिया है। दुख की बात, आज 19 दिसंबर गोवा, दमन, दीव का मुक्ति दिन, आज हम आजाद हुए थे, हमारे प्रदेश को आजादी मिली थी, बोलो। पर आज सबसे बड़ी दुख की बात हुई कि हमारे प्रशासन ने स्कूल, कॉलेज, सरकारी ऑफिस और स्वराज्य संस्थाएं, जिला पंचायत और नगर पालिका में भी राष्ट्र ध्वज को लहराने की परमिशन नहीं दी, ध्वज वंदन नहीं किया गया जिला पंचायत और नगर पालिका और स्कूल और कॉलेजों में। क्यों? मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन से, मैं पूछना चाहता हूं प्रशासक प्रफुल्ल पटेल से, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, सांसद और हर एक आगेवान से कि 19 दिसंबर को ये स्कूलों में, कॉलेजों में, स्वराज्य संस्थाओं में राष्ट्र ध्वज क्यों नहीं लहराया गया? 19 दिसंबर को दमन दीव के मुक्ति दिवस पर क्यों वहां पर कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए? काफी मूर्ख लोगों मुझे ऐसा तर्क दे रहे हैं कि कोरोना की महामारी थी इसलिए स्कूल और कॉलेजों में नहीं हुआ, तो वहां पर ऑर्डर कैसे दिया गया कि स्कूलों में कार्यक्रम नहीं करना है और उनके स्टाफ को गवर्नमेंट की कार्यक्रम में हाजिर रहना है? तो कोरोना वहां पर बंद हो जाएगा। कोरोना में तो ऑलरेडी ऐसा होना चाहिए कि कम से कम लोग हो। स्कूलों में, कॉलेजों में, स्वराज्य संस्थाओं में बोला जाता कि भाई कोरोना की गाइडलाइन के हिसाब से आप लोग कार्यक्रम कीजिए। जो सरकारी कार्यक्रम में, सरकारी ने जहां पर फ्लैग होस्टिंग की, वहां पर अगर कार्यक्रम हो सकता है तो स्कूल और कॉलेजों में और जिला पंचायत और नगर पालिका में क्यों नहीं हो सकते? प्रशासन ऐसा ऑर्डर कर सकता था कि भाई कोरोना की गाइडलाइन के हिसाब से सेलिब्रेशन करो। आज दमन दीव और गोवा का मुक्ति दिन है। गोवा 1987 में स्टेट बना, हमारी टेरिटरी रही। हमारे मुक्ति दिन पे सेलिब्रेशन हमें करना है और हमारे जिला पंचायत में चुने हुए नए प्रतिनिधि, अध्यक्ष और नगर पालिका के अध्यक्ष को शर्म आनी चाहिए। जो नेता अपनी स्वराज्य संस्था में अपने मुक्ति दिवस पर अगर राष्ट्र ध्वज को लहराते नहीं है, वहां पर ध्वज वंदना नहीं होती है, तो आप लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, साथ में मर जाना, डूब मरना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के उन सारे नेताओं को
जिन्होंने ये प्रशासनिक के तुगलकी फरमान को अपने मन से स्वीकारा और नतमस्तक हो गए उनके सामने। पहले दमनदीव के अस्तित्व के साथ खेला गया। दमनदीव के लोगों को बिना पूछे दमनदीव को दादरा नगर हवेली के साथ मर्ज कर दिया गया और हमारे यही नालायक नेताओं ने प्रशासक की बहुत तारीफ की, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया और धीरे धीरे वो इंपैक्ट आने लगी है। आज दमनदीव के अस्तित्व को समाप्त करने की कोशिश दमनदीव प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन कर रहा है। सुनने में आया कि अगले साल यानी 19 दिसंबर को 15 अगस्त और 26 जनवरी के तर्ज पर हमारे प्रदेश में जाहिर रजा घोषित थी, उसको भी समाप्त कर दिया गया। यानी कल को हमारे बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि 19 दिसंबर में हमारे लिए हुआ क्या था। हमारा मुक्ति दिन है या हमारे दमनदीव का अस्तित्व का दिन है, वो भी पता नहीं चलेगा। यानी हमारे इतिहास के साथ भी खिलवाड़ चालू होने वाला है। 19 दिसंबर को हमारा मुक्ति दिन है, उसको आप जाहिर रजा से कैसे काट सकते हो? पर उस पर कोई अभी तक किसी का कोई सवाल नहीं। सबसे बड़ी हैरानी की बात, 19 दिसंबर को गोवा दमनदीव एक साथ आजाद हुए थे। हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ट्वीट करते हैं उनके ट्विटर अकाउंट से और क्या कहते हैं कि गोवा को अपनी मुक्ति दिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब चुनाव में वोट लेने होते हैं तब हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी हमारी दमन की धरती पर आते हैं, तब दमनदीव की धरती पे वो पड़ोसी बन जाते हैं और वो हमारे पड़ोसी आज हमारा दमनदीव का मुक्ति दिन भूल गए। अपने ट्विटर से अकाउंट से वो ट्वीट करते हैं कि गोवा को मुक्ति दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दमनदीव कौन है? और दमनदीव के लोग को समझ जाना चाहिए था जिस दिन दादरा नगर हवेली में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हाथ ऊंचा करी मुट्ठी वारी ने बोलो भारत माता की जय, आवाज दमन सुनी जવું જોઈએ એનો मतलब ત્યારે समझी गया हो तो आज आ दिवसों नहीं आते। उसी दिन हमें समझ जाना चाहिए था कि प्रधानमंत्री जी की क्या मंशा है, ये भारतीय जनता पार्टी की क्या मंशा है। आज हमारे अस्तित्व के साथ खेला जा रहा है। अब नहीं जागे तो देख लेना आप लोग। अरे प्रधानमंत्री जी ने तो ट्वीट किया, गोवा को ही मुक्ति दिन का अभिनंदन दिया, शुभकामनाएं दी। जो हमारे यहां 4-5 साल तक प्रभारी रहे वी सतीश जी ने भी ट्वीट किया। उनके ट्विटर से भी क्या मैसेज आया मालूम है आप लोगों को? उन्होंने भी मात्र गोवा को मुक्ति दिन के अभिनंदन दिए, सिर्फ गोवा को। बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के सच सोच समझकर नहीं कर रहा है तो क्या है? क्या वी सतीश जी जो दमनदीव के प्रभारी रहे उनको पता नहीं है कि गोवा के साथ 19 दिसंबर को दमनदीव मुक्त हुआ था? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को नहीं पता था? एक बात नहीं, ये दूसरी बार हुआ है। ये दमन के साथ ही नहीं, ये दादरा नगर हवेली के साथ भी हुआ है। दादरा नगर हवेली का भी जो मुक्ति दिन था, जिस दिन दादरा नगर हवेली मुक्त हुआ था, उस दिन भी प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी यही नाटक करके वहां से चले गए थे। दादरा नगर हवेली के इस साल के मुक्ति दिन के कार्यक्रम में नहीं रहे, वो बाहर चले गए थे और आज भी वो कार्यक्रम में नहीं रहे मौजूद। वो जानबूझकर ये ऐसा नाटक कर रहे हैं, प्रपंच कर रहे हैं। आपको बताओ नाटक और क्या है? 17 और 18 दिसंबर को, यानी आज से एक दिन पहले 18 और 17 को यहां पर स्टेट होम मिनिस्टर नित्यानंद जी आए थे। तो क्या प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल को नहीं पता था कि 19 दिसंबर को दमनदीव का मुक्ति दिन है? तो मंत्री जी का कार्यक्रम 18 और 19 को कर सकते थे, एक ही दिन से पीछे खींचना था। अगर 19 को यहाँ 18 और 19 को रहते, 18 को दादरा नगर हवेली की विजिट करते तो 19 को दमन की विजिट करते और दमन के मुक्ति दिन पर के अवसर पर वो वहां पर सेलिब्रेशन में रह सकते थे। जैसे आज गोवा में महामहिम राष्ट्रपति जी वहां पर उपस्थित रहे
और गोवा में वहां पर जो गोवा का मुक्ति दिन है वहां पर सेलिब्रेशन किया गया। हमारे देश के राष्ट्रपति जी वहां पर उपस्थित रहे और हमारे यहाँ हमारे प्रशासक तक नहीं रहे। चुनाव जीतने के बाद सब अंडे में से बाहर नहीं निकले। सरपंच जिला पंचायत कैसे बने? अंडे से बाहर नहीं निकले, वो फूल लेके अपने बाप के पास पहुंचते हैं। हम जीत गए साहब जी, फोटो खिंचवाने के लिए। नगर पालिका के पार्षद वो लेके बड़े बड़े उठा नहीं पाए, उतने फूल गुच्छे लेके उसके बाप के पास जाते हैं। हम जीत गए, सिर्फ फोटो खिंचवाने का काम। और अभी लक्षद्वीप का प्रभार मिला आका को, तो भी लोग दौड़ दौड़ के, चाटुकार तो इतने बड़े हैं, चाटुकरता की तो कोई सीमा नहीं है। लक्षद्वीप का प्रभार मिला है तो भी फूल ले लेके वहां पर, साहब आपको लक्षद्वीप का भी प्रशासक बना दे गया। दमन-दीव का तो सत्यानाश कर ही दिया, अब लक्षद्वीप का भी कर दो। वो शुभकामना देने जा रहे वहां। ये हमारी नेतागिरी है। अब इनसे हम क्या आशा करें? दमन-दीव को अब मुक्ति दिन को विशेष नहीं बनाना है। दमन-दीव के इतिहास को भूतकाल बना देना है। हमारे इतिहास के साथ खिलवाड़, मुझे तो लगता है कि ये खिलवाड़ जानबूझ के प्रशासक रच रहा है। हमारे साथ नहीं, दादरा नगर हवेली के साथ नहीं। ये इशारे हैं। अभी भी दमन-दीव और दादरा नगर हवेली के लोगों को सोचना चाहिए। डीएनएच के मुक्ति दिन के अवसर पर मोहन भाई डेलकर जी जो वहां के सांसद हैं, उनका अपमान किया गया। दमन प्रशासन द्वारा वहां पर भी उनका अपमान हुआ। और आज दमन-दीव के मुक्ति दिन पर हमारे सांसद लालू भाई का भी अपमान हुआ। पर आप लोगों को क्या ध्यान देना है? डीएनएच के मुक्ति दिन के अवसर पर प्रशासक जी मौजूद नहीं थे, तो प्रोटोकॉल के हिसाब से सांसद वहां का मुख्य अतिथि होना चाहिए। तो मोहन भाई का वहां पर अपमान किया गया। मोहन भाई के वहां के स्थान पर वहां के कलेक्टर संदीप कुमार जी ने वहां पर मुख्य अतिथि बने और उन्होंने ध्वज वंदना तो की। हमारे जनप्रतिनिधि को बोलने तक का मौका नहीं दिया। आज तक इतिहास रहा था कि 19 दिसंबर को हमारे जनप्रतिनिधियों का दिन गिना जाता है और वहां पर हमारे जनप्रतिनिधि आज तक स्पीच देते आए हैं। तो लास्ट टाइम दादरा नगर हवेली में किया गया। इस बार प्रशासक यहां भी नहीं रहे उपस्थित और हमारे कलेक्टर डॉक्टर राक्षस मीनास जी को मुख्य अतिथि बनाया गया। और आज हमारे सांसद लालू भाई का अपमान किया गया। सांसद जी को स्टेज तक पर नहीं आने दिया गया। कौन है कलेक्टर? है कौन कलेक्टर? कौन है? और कलेक्टर कौन होता है? कलेक्टर एक नौकर है हमारा। प्रशासनिक अधिकारी सारे के सारे हमारे नौकर हैं। और आज नौकर सेठ का अपमान करता है। क्यों अपमान होता है? क्योंकि हमारी लीडरशिप कमजोर है। जब दादरा नगर हवेली में ये मुक्ति दिन के अवसर पर सांसद मोहन भाई का जो अपमान हुआ, उस पर मोहन भाई ने पार्लियामेंट में आवाज उठाई, स्पीकर को फरियाद की। क्या हमारा सांसद करेगा? है हिम्मत इसमें? हमारे सांसद से तो क्या आशा रखे? मुझे कोई बोल रहा था कि ये बोले आज हमारे सांसद का अपमान हुआ। मैं बोला जिसका सम्मान हो उसका अपमान होता है, मगर अपमान लालू भाई और मोहन भाई का नहीं होता है। अपमान होता है हमारा, वो हमारे जनप्रतिनिधि है। मेरे लाख विचार उनसे मतभेद होंगे लालू भाई से, पर आज मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि वो लालू भाई नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। वो ये लालू भाई सांसद है और वो मेरे भी सांसद है। पूरे दमन-दीव के लोगों का अपमान हुआ है। शर्म आती है। और ये लीडर लोगों से भी मुझे कि खुद का अपमान होते हुए भी आदमी कुछ बोले नहीं और अपमान को ही वो मान सम्मान समझ रहे हैं। प्रशासन की दादागिरी तो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मंत्री जी 2 दिन आए थे, 17 और 18। 17 तारीख को दमन का दौरा था जहां पर विविध प्रोजेक्टों का ओपनिंग किया गया और 18 तारीख को दादरा नगर हवेली का। 17 तारीख से पहले ही मैंने, जैसे मुझे पता चला, मैंने भी
गृह मंत्री आ रहे हैं स्टेट के, तो मैंने उनको पत्र लिखा कलेक्टर को कि मुझे भी मिनिस्टर जी से मुलाकात का समय दिया जाए, जिसमें मैं इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसके साथ दमन के जो कुछ मुद्दे हैं, जैसे डोमिसाइल के मार्क है, CRZ के मुद्दे हैं, फिर ये रिबन डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, और ये सारे मुद्दे पर मैं उनको मिलना चाहता था और आवेदन पत्र देना चाहता था। मुझे अपॉइंटमेंट नहीं दी गई। और मजे की बात, यहाँ पर काटेला प्लॉट में भारतीय जनता पार्टी का सम्मेलन, वहां मंत्री जी आ सकते हैं। आज मैं पहली बार देख रहा हूं कि भारत सरकार किसी पार्टी की सरकार हो गई। लोगों का दुखों को, तकलीफों को समझने के लिए इनके पास टाइम नहीं, अपनी पार्टी के प्रचार के लिए टाइम है। मंत्री जी आए भारत सरकार के खर्च से और पार्टी का प्रचार करके चले गए, और प्रशासन इतना तानाशाही वाला रवैया रखता है कि उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट तक नहीं दी कि मैं उनसे रजुआत कर सकूं, दमन दीव के हित की बातें कर सकूं। ठीक है, मेरी तो कोई कैपेसिटी नहीं है, मैं कोई चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं हूं, पर आपको पता है 18 तारीख को दादरा नगर हवेली का दौरा था मंत्री जी का। मोहन भाई डेलकर जी जो वहां पर मोस्ट सीनियर सांसद है, 7वीं बार चुने गए हैं, ये 7वीं बार है। इससे पहले 6 बार चुनाव जीत के आए थे, और चुनिंदा सांसदों में उनका स्थान है, सीनियर, सबसे सीनियरों में नाम है, और उस प्रदेश का सांसद है जिस प्रदेश में ये होम मिनिस्टर, स्टेट होम मिनिस्टर का दौरा होता है। शर्म आती है मुझे इस प्रशासन से कि उन्होंने उन सांसद की गरिमा को भी समझा नहीं और उनको इनवाइट तक नहीं। जो प्रोजेक्ट ओपनिंग होने वाले थे, उस प्रोजेक्ट के लिए, उस प्रोजेक्ट की जो नंबर वो प्लेट बनाई गई थी, उस प्लेट पे भी सांसद मोहन भाई का नाम है, फिर भी सांसद बोलने नहीं दिया, उसको बुलाया नहीं गया। उसको दादागिरी नहीं तो हम क्या करें? इससे ज्यादा प्रशासन की दादागिरी और क्या हो सकती है? क्या ऐसी मन चाहे वैसी दादागिरी हम प्रशासन को करने दें? ये सवाल मोहन भाई डेलकर जी का नहीं है, ये सवाल हमारा है, हमारे जनताओं का है, हमारे जनता के जनप्रतिनिधि है। आज ये इस तरह से प्रोटोकॉल को तोड़ा जाता है, क्यों? क्योंकि वो मोहन भाई डेलकर जी कुछ समय से प्रशासक के सामने लड़ रहे, प्रशासन के सामने लड़ रहे, दिल्ली तक आवाज उठा रहे, लोगों के मुद्दे उठा रहे, इसलिए सर उन मोहन भाई को अब जलील करने का, मोहन भाई को अपमानित करने का ये नया फंडा लाया है। ये बात मोहन भाई की नहीं है, ये हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ जो हो रहा है उसका विरोध है। ये हम मोहन भाई और लालू भाई का अपमान नहीं होता है, अपमान होता है हमारे दमन दीव के लोगों का जिन्होंने चुन के भेजा है। दादागिरी तो अब बढ़ गई। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, हमारा दमन दीव का इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट सालों से करोड़ों करोड़ों का फायदा करता है, 200-300 करोड़ तक फायदा करके देता था ये हमारा डिपार्टमेंट, फिर भी उसको प्राइवेट करने की बात कर रहे हैं। उसको प्राइवेट यानी बेचने की बात है। 51% हिस्सा बेचने की बात हमारे प्रशासन ने की है और टेंडर प्रक्रिया की है। कुछ लोग मुझे कहते हैं ये तो केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? केंद्र सरकार इसका फैसला कर रही है। क्या कर रही है? इलेक्ट्रिक को प्राइवेट करने का। तो मैं उन मूर्खों से पूछना चाहता हूं कि केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव के लिए यह फैसला है? जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, पौंडीचेरी, चंडीगढ़ वगैरह में कैसे रोका जा रहा है? वहां पर विरोध कर रहे हैं जनप्रतिनिधि, वहां के लोग, और रोक रहे हैं। अगर फिर भी प्रशासन नहीं मान रहा है तो लोग कोर्ट में जाकर भी उस फैसले को चुनौती दे रहे हैं। ये दमन दीव में 2004 से इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है, निजीकरण करने की कोशिश की जा रही है। 2004 से हम लोग लड़ते आए हैं और आज तक इलेक्ट्रिक को बचाते हुए आए हैं। दमन दीव की जनता एकजुट होकर बार बार लड़ी है, तब जाके इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ। पर इस बार कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। सबसे भाईले और डरपोक नेता है भारतीय जनता पार्टी के। उनसे तो हम उम्मीद ही नहीं कर सकते कि ये प्रशासन के सामने, ये प्रशासक के सामने लड़ेंगे या बोलेंगे, विरोध करेंगे। नहीं, ये तो भूल ही जाओ। पर कम से कम तुम्हारी जो आदत है पगे
पगे पड़कर तो काम करो, उसके पांव छुओ, उनको लिपट जाओ और कहो तो सही, प्रशासक जी हम पे रहम करो, ऐसा बोलो जाके, हमारे माई बाप हमें बचाओ, इलेक्ट्रिक को प्राइवेट मत करो, ऐसा जाके बोलो। रिक्वेस्ट तो कर सकते हो, रजुआत तो कर सकते हो। प्रशासक नहीं माने तो जाओ वहां पर, केंद्र में जाओ, आपकी सरकार है। जैसे दमन दीव को मर्ज करने की बात आई दादरा नगर हवेली के साथ जोड़ने की, तो आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो सबको ठहराव करवाए, रेजोल्यूशन पास करवाया, तो अब क्यों नहीं करवाते? तब कहते हैं तो केंद्र सरकार का फैसला, हमारी सरकार है ना, इसलिए हमारा सरकार का फैसला है, तो हम तो भाई पूर्ण रजुआत के लिए तो कर सकते हैं, पूर्ण विचारणा के लिए तो रजुआत कर सकते हैं। और आप सबको बताओ, केंद्र सरकार निर्मला सीतारमण जी ने तो अभी बोला 6 महीने पहले, पर नाटक तो आप लोगों ने जनवरी में ही चालू कर दिया था, तब तक केंद्र सरकार ने फैसला नहीं लिया था। बात है जनवरी में जेआरसी की मीटिंग हुई थी, उसमें ही भारतीय जनता पार्टी का रवैया पता चल गया था। उसमें सांसद भी नहीं आया था, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपेश टंडन भी नहीं आए, और मालूम है मैंने तब भी बहुत चिल्ला चिल्ला के कहा था कि भारतीय जनता पार्टी इसको प्राइवेटाइजेशन करने वाली है। अब सिर्फ नाटक करके बता रहे हैं कि अगर जाना चाहे तो पौंडीचेरी चंडीगढ़ की तरह कोर्ट में भी जाके लड़ा जा सकता है, वो नहीं होता है तो कम से कम 2 दिन तक मंत्री जी रहे यहाँ दमन में और दादरा नगर हवेली में, 2 दिन में भी कभी किसी भारतीय जनता पार्टी के लीडरों द्वारा उनको रजुआत की गई? वो मंत्री जी को तो समझा सकते थे कि सर आप लोग समझिए, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट हमारा विविध प्रकार से फायदे में है, इतने सालों से इतने करोड़ों का फायदा में है, आप ऐसा कुछ करो कि आप समझाइए हमारे मोदी सरकार को, हमारे मोदी सरकार के नेताओं को, मोदी जी को कि भाई ये इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट फायदे में है तो उसको प्राइवेटाइजेशन ना किया जाए, निजीकरण ना किया जाए। किसी ने रजुआत की? कहने का मतलब है रजुआत नहीं करनी है, करेंगे क्यों? फिर भी तो सांसद चुनाव में वही जीते, लोगों के घर, दुकान, मकान, जमीन छीनी गई, हाउस टैक्स बढ़ा दिए गए, लाइट को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, फिर भी चुनाव तो जीत जाते भारतीय जनता पार्टी वाले। व्हाट 500 की नोट, खाना पीना, 2 वोट, अब भुगतो, अब भुगतना है लोगों को। भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं करने वाले आपके लिए। हाँ हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। मैंने तब भी बोला था कि भाई लोग लड़ो, इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज होने वाला है। अभी भी बिल हमारे आज के, आपको मालूम नहीं होगा, हमारे ये इलेक्ट्रिक विभाग के पास करोड़ों का रुपए की संपत्ति है, हजारों करोड़ों की संपत्ति है, पूरी तरह से डिजिटलाइज, पूरी तरह से अंडरग्राउंड प्रोसेस में लाइव वायरिंग सब कुछ हो चुका है, हाईटेक टेक्नोलॉजी से भी वो है। सिर्फ 3% का पावर लॉस है। मैं तो कहता हूं पूरे भारत में सबसे अच्छा डिपार्टमेंट है, बर्बादी की तरफ दौड़ रहे हैं। आपको बताओ डीएनएस में कॉर्पोरेशन हुआ था, निजीकरण नहीं, फिर भी उनका रेट और हमारा रेट में फर्क है, हमसे ज्यादा भाव है वहां पर। और यहां प्राइवेटाइजेशन हो गया ना, तब आप देखना आज हमारा लाइट का ज्यादा से ज्यादा भाव 3 रुपये के आसपास है, और गुजरात और महाराष्ट्र में 6 रुपये जितना। प्राइवेट मतलब क्या? जैसे पेट्रोल पंप पेट्रोल डीजल बेचता है, पहले सरकार के हाथों में था, तो पेट्रोल का भाव बढ़े या घटे वो सरकार नक्की करती थी। आपको मालूम होगा लॉकडाउन के समय पर इन अंतरराष्ट्रीय भाव पेट्रोल के 0 पर आ गए थे, 0 पर। सभी जगह पे पेट्रोल निम्नतम निचली कक्षा पे था, फिर भी रेट बढ़ा, हमारे यहाँ घटा नहीं, घटा रेट। बताइए क्यों? क्योंकि वो कंपनियों के हाथ में था। कंपनी वालों ने जब रेट घटता है तब नहीं घटाते, जब बढ़ता है तो रातों रात बढ़ा देते हैं। अब 82 रुपये तक पहुंचा दिया पेट्रोल। रांधन गैस जो 100 रुपया था आज 4-5 सालों में 700 रुपया हो गया। क्यों? कि वो प्राइवेटाइज हो गया। वैसे ही आज 3 रुपये का भाव हमें डबल लग रहा है। आज 1 साल से हमारे लाइट के बिल डबल हो गए ऐसा लग रहा है 3 रुपये में। जब 6 और 7 रुपये हो जाएगा गुजरात और महाराष्ट्र की तरह, तब भर पाओगे। जागो, अभी भी वक्त है जागने का, और जागो।
बाकी आप ये हमारे नमाले नेताओं से आप ऐसा आशा मत रखो कि ये लोग कुछ करेंगे, ये कुछ नहीं करने वाले आपके लिए। जो इंसान जिला पंचायत का प्रमुख, नगर पालिका के प्रेसिडेंट, वो लोग अपने फ्लैग होस्टिंग नहीं कर सकते, वो राष्ट्र ध्वज को नहीं लहरा सकते, वो आपके लिए लड़ेंगे, आपके अधिकारों के लिए लड़ेंगे वो लोग। भूल जाइए इन नेताओं को। जो सांसद अपना प्रोटोकॉल नहीं समझता, जिसका वहां पर कलेक्टर अपमान करता हो और वो आत्मसम्मान तक नहीं समझ सकता, वो अपना अपमान होते हुए देखकर भी इसको मान समझता हो, वो आपके लिए लड़ेगा। जो अपने स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकते, वो क्या हमारे आत्मरक्षा करेंगे या हमारी रक्षा करेंगे? तो दमनदीव की जनता को निवेदन के साथ कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक को प्राइवेट होने से बचाइए। नेता लोग कोई नहीं निकलने वाले हैं, भूल जाइए इन नेताओं को, और इसके लिए हम ही जवाब दे। दिल्ली में सस्ती से सस्ती फ्री में 100 यूनिट देते हैं। कुछ हमारे महामूर्ख लोग मुझे कह रहे हैं महाराष्ट्र और उसमें तो 6-6 रुपया, हमारे 3 रुपया क्यों मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलेगा? हमारा डिपार्टमेंट फिर भी करोड़ों का फायदा करता है, हम क्यों गुजरात और महाराष्ट्र के तर्ज पर पैसा भरे? अभी भी वक्त है बचने का, लड़ने का, एकजुट हो और एकजुट बनकर अभी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को बचाओ। मैं तो आने वाला वक्त बहुत बुरा आएगा, क्योंकि यहाँ रेट कम है इसलिए इंडस्ट्रीज भी है। जिस दिन इंडस्ट्रीज गई, चौल, रूम, टेम्पो, ये सब समाप्त हो जाएगा। अभी जो ताकड़ दिन आप लोगों का चल रहा है वो सब खत्म होगा। इसलिए अभी भी वक्त है, लोग जाग जाओ और हमारे हक और अधिकार की लड़ाई पे लड़ो, बस यही कहना है। और प्रशासन को एक बार फिर से ये जो दादागिरी और उस पे कर रहे हैं, उनको कहना चाहता हूं कि देर है भगवान के घर पर अंधेर नहीं है। वक्त आएगा, लोग जागेंगे तो प्रशासन भी सीधा हो जाएगा, बस यही कहना है। फिर से दमनदीव के मुक्ति दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन।